हेलो एंड वेलकम एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्राइम एज पर। प्राइम एज पे हम लोगों की एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज का नाम है पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज। पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम लोगों ने 1919 तक एक बार पढ़ लिया है। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। दिस इज योर 4th क्लास और आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं इससे आगे। इसका मतलब 1919 से लेके 1946 तक इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इसे 1919 कर लीजिए। 4th क्लास है और इन क्लासेस के अंदर होता क्या है, इन क्लासेस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो वेरियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उनको तो शामिल किया ही जाता है। उसके अलावा जो रीसेंट ट्रेंड है आरपीएससी का, राजस्थान एग्जाम्स का जो रीसेंट ट्रेंड है, पुराने नॉलेज को लेके नए क्वेश्चंस में हम लोगों ने ढाल दिया है और उसके बाद में उसकी भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। थोड़ा लंबा ये आज का टेन्योर होगा, आज का सेशन होगा, क्योंकि 1919 से 1946 के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। प्लस आपको न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस भी करवाने हैं और ये टाइमलाइन भी जो है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में भी जब आप पढ़ेंगे ना तो इस टाइम तक आते आते आपको काफ़ी कुछ चीज़ें याद करने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। थोड़ी सी स्पीड अप रहेगी क्लास, यहां पे थोड़ी क्लास के अंदर ज्यादा स्पीड रहेगी, पर आपको कोप अप करना है। कहीं दिक्कत आती है कमेंट के अंदर जरूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है ना, वापस से समझा दिया जाएगा। बट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसके लिए क्लास को थोड़ा सा जल्दी करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किसने किया था? डायरकी प्रोविंसेस में, मतलब जो स्टेट वाला आप समझ लीजिए एक तरीके से, स्टेट वाले पार्ट में डायरकी द्वैध शासन जो है वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1934 में, 35 में, 37 में या 47 में? तो ये की गई थी 1935 के अंदर ही। कब की गई थी? 1935 के अंदर ही की गई थी। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक कमीशन है जिसकी रिकमेंडेशन पे, एक कमीशन है जिसकी रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, उस कमीशन का नाम आप कमेंट के अंदर जरूर बताएं। पटवार 2021 के अंदर और भी एक दो एग्जाम्स के अंदर इस कमीशन के बारे में पूछा गया है। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि क्या आप इस क्लास को देखने के बाद में होमवर्क भी करते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 3, थ्रू विच एक्ट वॉज बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया? किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया? बर्मा जो है वो आज के टाइम का म्यांमार है, इसको भारत से अलग कर दिया गया था। कब किया? 1909 के अंदर, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, इसे अलग करने की बात तो 1935 के एक्ट के अंदर की गई थी, तो यह आपका सही आंसर होगा। पर याद रहे, बर्मा जो है यह अलग हुआ था 1937 के अंदर। एक्ट में और रियल इंसिडेंट में दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन किसी के भी ऊपर आ सकता है। ठीक है, चूंकि ये पॉलिटी की क्लास है तो ऑब्वियसली एक्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट क्वेश्चंस यहां पे करवाए जाएंगे। जब हिस्ट्री की बात होगी तो ये चीजें आपको याद रखनी है। पर आप स्टूडेंट हैं, आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, तो ऐसी चीजों को भी बीच में बताता चलूंगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन वॉज क्रिएटेड बाई विच एक्ट? लंदन में भारत के उच्चायुक्त का कार्यालय किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919, 1935 या 1858? किसके द्वारा बनाया गया था? 1919। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसे डिस्कस किया था। हुआ क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में, ऐसा नहीं कि इसे रिप्लेस कर दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ में एक हाई कमिश्नर भी बिठाया गया, एक हाई कमिश्नर भी बिठाया गया था। अब ये जो हाई कमिश्नर होता था ना, ये जो हाई कमिश्नर होता था, ये एक तरीके का डिप्लोमैट हुआ करता था,
एक्चुअल डिप्लोमेट नहीं, पर हाँ एक तरीके का डिप्लोमेट हुआ करता था, या फिर इसे कह सकते हैं कि एक एम्बेसडर हुआ करता था भारत और ब्रिटेन की। हालांकि भारत जो है वो ब्रिटेन की ही कॉलोनी थी, बट फिर भी भारत और ब्रिटेन के बीच में जो रिश्ते हैं ये अच्छे रहे, इंडियंस के और ब्रिटिशर्स के रिश्ते अच्छे रहे, उसके लिए इन्हें हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया गया था। याद रखेंगे 1919 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल वर देयर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? यहां पे आर्टिकल की बजाय मैं लिख देता हूं सेक्शंस। उस टाइम एक्ट था, हम लोग एक्ट के अंदर सेक्शंस मानते हैं, तो जहां जहां आर्टिकल है वहां पे हम लोग मान लेते हैं सेक्शंस। ठीक है, तो कितने सेक्शंस और कितने शेड्यूल थे ये आपको बताना है। 395 सेक्शन एंड 8 शेड्यूल, 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल, 448 सेक्शन एंड 12 शेड्यूल, या 250 सेक्शंस एंड 5 शेड्यूल। तो 321 1 2 3 ऐसे गिनती होती है, 321 से याद रखेंगे आप लोग। 321 सेक्शंस थे, 10 शेड्यूल थे। लेंदीएस्ट कोई एक्ट था जो कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर लेके आए थे। खूब सारे प्रोविजन थे, बहुत सारे। एक चीज बता दूं मैं आपको, आज का संविधान 60 से लेके 70% इसी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। 1935 को आप पेरेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, पर जो खराबियां थी वो उसे काट के हम लोगों ने निकाल दिया, और जो अच्छाइयां थी वो हम लोगों ने देश विदेश से जहां जहां अच्छाइयां चल रही थी वहां से बोरो कर लिया था। इसीलिए आज का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास्ड? 1919 वाले एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो मॉन्टेग्यू यहां पे हो गए कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड यहां पे हो गए वाइस रॉय। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का लिखा जाता था और दूसरा नाम जो है वो हमारे वाइस रॉय का लिखा जाता था। तो वाइस रॉय कौन थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में? चेम्सफोर्ड। नाम याद रहेगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन कर भी रखा है हमने। Which act abolished the Council of India established by Government of India Act 1858? 1858 के अंदर 1858 के अंदर जो एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था, काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था किसको असिस्ट करने के लिए? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्हें असिस्ट करने के लिए जो यहां पे काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया था 15 मेंबर्स वाला, पुरानी क्लासेस अगर आपको याद हो तो आपको जरूर याद आ जाएगा। इसे अबॉलिश कर दिया गया था कब? 1935 के बाद। हालांकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को नहीं हटाया गया था, बस उनकी काउंसिल को हटा दिया गया था, और उसके बाद में काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह टीम ऑफ एडवाइजर दी गई थी। टीम ऑफ एडवाइजर्स जो है वो फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दी गई थी। तो सही आंसर होगा हमारा एक्ट ऑफ 1935। क्या होगा हमारा सही आंसर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। नेक्स्ट देखिए, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ईयर? भारत के संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया? 1935, 1937, 1947 या फिर 1950? 1935, 37, 47 या फिर 50? कब किया गया था? हालांकि ये जो है फेडरल कोर्ट ये किसके अंदर दिया गया था? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर ही दिया गया था, पर स्टैब्लिश कब किया गया? 1937 के अंदर किया गया था। फेडरल कोर्ट जो कि बाद में जाके इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी बना, याद रखेंगे। उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय कौन सा हुआ करता था? फेडरल कोर्ट हुआ करता था। अंडर द एक्ट ऑफ 1919 द सेंट्रल लेजिस्लेचर बिकेम 1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल क्या बन गया था? एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय या फिर कोई बदलाव नहीं हुआ था? यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल या फिर नो चेंज? क्या हुआ था यहां पे जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो द्विसदनीय बन गया था, बाइकैमरल बन गया था। हम लोगों ने इसका डिस्कशन भी किया था। यहां पे काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल दो चीजें बन गई थी। आज के टाइम की राज्यसभा और लोकसभा के समकक्ष आप उसे मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
द कम्युनल अवार्ड वॉज अनाउंस्ड बाई रामसे मैकडोनाल्ड इन विच ईयर? सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कि कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, इसकी घोषणा रामसे मैकडोनाल्ड ने किस वर्ष में की थी? 1930, 1931, 1932 या फिर 1935? किस ईयर में की थी? ये 1932 के अंदर की थी। 1932 के अंदर की थी। हुआ क्या था? 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट हो गए थे। 1919 के अंदर उसे बढ़ा भी दिया गया था, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियंस को, इंडियन क्रिश्चियंस को, सिख्स को, और उसके अलावा हिंदूज को और मुस्लिम्स को तो था ही, पारसीज को नहीं था। याद रखेंगे, ये एक्सेप्शन में है, हमेशा याद दिलाता हूं मैं आपको। यहां पे क्या हुआ, रामसे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, इन्होंने जो दलित वर्ग है, उस टाइम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं बोला जाता था। इनफैक्ट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के अंदर उन कास्ट को एंड उन ट्राइब्स को मेंशन किया गया है। ठीक है, जो दलित वर्ग है, कौन सा, जो दलित वर्ग है, उनके लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो बना दिया गया था। बट इवेंचुअली इसके ऊपर बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हुआ था, वो सब हिस्ट्री की बात है। इवेंचुअली पूना पैक्ट वगैरह, और गांधी गांधी जी जो हैं वो फास्ट अंटिल डेथ पे, आमरण अनशन पे भी बैठ गए थे। तो वो सारी चीजें आपकी हिस्ट्री की है। कुल मिला के 1932 में कम्युनल अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। In the Government of India Act 1935, the residuary powers were vested in whom? Residuary power का मतलब क्या होता है, पहले यह समझना पड़ेगा। भारत सरकार के अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअरी पावर्स जो हैं, किसमें निहित थी? रेसिडुअरी पावर का मतलब यह होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज पे, मान लीजिए एजुकेशन जो है, इसके लिए सेंटर के पास भी पावर हो और स्टेट के पास भी पावर हो कि दोनों लॉ बना सकते हैं। यहां पे फेडरल जो सेंटर है उसके पास में भी हो, प्रोविंसेस के पास में भी पावर हो, तो किसके बनाए हुए एक्ट को प्रधानता दी जाएगी, किसके बनाए एक्ट को माना जाएगा? एक तरह से ये वीटो पावर होता है। एक तरीके से कह नहीं सकते कि पूरा पूरा वीटो है, बट हो सकता है। तो यहां पे अगर दो लोग बनाते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों बनाते हैं, तो आज के टाइम में तो सेंटर के पास में पावर है। आज के टाइम में किसके पास में पावर है? रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास में। उस टाइम में किसके पास में हुआ करती थी? वाइस रॉय के पास में हुआ करती थी। गवर्नर जनरल साहब तो चले गए थे, वाइस रॉय के पास में पावर हुआ करती थी, रेसिडुअरी पावर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आज की तरह आप यहां पे फेडरल लेजिस्लेचर को मार्क मत कर दीजिएगा। ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर को मार्क कर दें। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में सेंटर के पास में हो तो उस टाइम फेडरल लेजिस्लेचर के पास में होगी, ऐसा नहीं है। उस टाइम में गवर्नर जनरल, जो कि उस टाइम वाइसरॉय हो चुका था, उसके पास में ये रेसिडुअरी पावर हुआ करती थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। काफी लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which act extended the principle of communal representation by providing separate electorate for Sikh, Indian Christian, Anglo-Indian and Europeans? किस अधिनियम ने सिखों, भारतीयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया? 1909 का अधिनियम, 1919, 1935 या फिर 1892? किसने किया था भाई? ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि 1919 के अंदर। याद रखेंगे, 1909 के अंदर इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। 1919 के अंदर एक्सटेंशन हुआ था। क्या हुआ था? एक्सटेंशन हुआ था। यहां पे पहले सिर्फ मुस्लिम्स एंड हिंदूज को सेपरेट इलेक्टोरेट था। यहां पे क्या हुआ? सिख्स, यूरोपियंस, एंग्लो इंडियंस, एंग्लो इंडियंस में एंग्लो का मतलब होता है जो ब्रिटिश नागरिकता वाले थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स। और उसके अलावा इंडियन क्रिश्चियंस, इन सबको भी दे दिया गया था। वापस से याद दिला लूं, पारसीज के पास में नहीं था, पारसी कम्युनिटी के पास में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं था। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? इनमें से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं था?
प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी एट द सेंटर, ऑल इंडिया फेडरेशन या फिर डायरकी इन दी प्रोविंसेस? क्या कौन सा फीचर नहीं था भाई? यहां पे डायरकी इन प्रोविंसेस नहीं था। मतलब उस टाइम के राज्य स्तरीय द्वैध शासन नहीं हुआ करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन द पब्लिक सर्विस कमीशन, द पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन? किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे पहला पब्लिक सर्विस कमीशन बना था? साइमन कमीशन, लीक कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर हंटर कमीशन? किसके कहने पे बना था? तो ये था ली कमीशन। 1923-24 के अंदर एक ली कमीशन बैठा था जिसने ये कहा कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाना चाहिए, तो बनाया गया था 1926 के अंदर। 1923-24 में कमीशन बैठा था और 1926 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, विच एक्ट वॉज कंसिडर्ड द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से एक्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ये 60 to 70% आज के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही था। जो जो बुराई थी, जो जो खराबी थी, उसे काट के फेंक दिया गया और अच्छी चीजें हमने जोड़ ली, बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्ट इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय विच एक्ट? डायरेक्ट इलेक्शन भारत के अंदर पहली बार कौन से एक्ट के थ्रू आए थे? एक्ट ऑफ 1892, 1909, 1919 या फिर 1935? डायरेक्ट इलेक्शन किससे आए थे भाई? 1919 से आए थे। विमेन को भी वोटिंग राइट दिया गया था, याद करिए, लास्ट क्लास में ही पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, Which new province was created by separating it from Bombay under the 1935 Act? बॉम्बे से, जो कि आज के टाइम का महाराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया है, उस टाइम में सिंध भी जो है वो बॉम्बे का ही पार्ट हुआ करता था। तो 1935 के एक्ट के बाद में सिंध को भी काट के अलग कर दिया गया था, सिंध को भी बांट दिया गया था, बॉम्बे से अलग करके सिंध प्रोविंस बना दी गई थी। याद रखेंगे, बंगाल से, बंगाल प्रोविंस से, बंगाल तो एक अलग बना ही, उसके साथ में ओडिशा एंड बिहार भी अलग अलग बन गए थे प्रोविंसेस। तो बॉम्बे से काट के हटा के सिंध को बनाया गया, बंगाल से हटा के ओडिशा एंड बिहार को भी बना दिया गया था। दोनों याद रखेंगे, 1935 के एक्ट के थ्रू बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। The proposal for the framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by? निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? साइमन कमीशन, भारत सरकार का अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन? ये आया था क्रिप्स मिशन के थ्रू। ये क्वेश्चन अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, अगर पीवाईक्यू पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला हुआ है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी में, हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ मशीन विद ऑल ब्रेक्स बट नो इंजन? किसने ऐसा कहा था कि ये जो 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये सभी ब्रेक वाली मशीन है लेकिन इसमें इंजन नहीं है? कुल मिला के काफी सारी वीटो पावर्स जो है वो अभी भी वायसराय के पास में थी। काफी सारी वीटो पावर्स किसके पास में थी? वायसराय के पास में थी। वायसराय के पास में जो ये वीटो पावर्स थी, इसी को नेहरू जी ने क्या कहा था कि ये तो ब्रेक्स हैं, अगर हम कुछ करना चाहें, ये तो क्या है? ये तो ब्रेक्स हैं, हम कुछ करना चाहें तो फिर ये वीटो पावर उसे रोक देगी। इसका मतलब हम तो चला ही नहीं पाएंगे इस सरकार को। हालांकि उस टाइम सरकार हाथ में नहीं थी, बट फिर भी हम जो चाहते हैं, इंडियंस जो चाहते हैं, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि 1935 एक्ट इज ऑल ब्रेक्स विदाउट इंजन बट नो इंजन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया? अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 हु हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस?
1946 में बनी अंतरिम सरकार में वित्त विभाग फाइनेंस पोर्टफोलियो किसके पास था? लियाकत अली खान, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? पहले क्या हुआ था? मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने से मना कर दिया था और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया था। सब्सिक्वेंटली थोड़े टाइम के लिए, कम समय के लिए वापस से मुस्लिम लीग ने अपना सपोर्ट दिया कि चलो ठीक है भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ ही सही। तो उस टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उस टाइम की फाइनेंस पोर्टफोलियो कहा जाता था, वो किसके पास में आई थी? मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान के पास में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा छोटा दिखेगा बट मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पे मैच करना है लिस्ट को। यहां लिखा है 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहां 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहां पे है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया था, एंड इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। सेकंड पे लिखा हुआ है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। थर्ड पे लिखा हुआ है डायरकी इन प्रोविंसेस, डायरकी इन प्रोविंसेस। एंड लास्ट में डी में लिखा गया है पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम। अब चूंकि आपने पुराना सब पढ़ रखा है तो आपको यह बताना है कि इनमें से 1919 में से कौन सा आया, 1935 में से कौन सा आया, 1909 में से कौन सा आया और 1961 में से कौन सा आया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, सेपरेट इलेक्टोरेट कहां से आया, डायरकी कहां से आई और पोर्टफोलियो सिस्टम कहां से आया। तो यहां पे आपके ऑप्शन है। ऑप्शन में आपको बता दूं, 1919 में डायरकी, 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट और पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 में आया था। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा? बी। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है बट फिर भी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप से आते हैं, इसलिए आपके सामने मैं प्रैक्टिस के लिए जरूर लेके आऊंगा। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जमाइए। पूना पैक्ट, साइमन कमीशन की नियुक्ति मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हालांकि ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है पर पॉलिटी का भी क्वेश्चन, इसके अंदर थोड़ा सा ग्रे एरिया होता है ना इन दोनों में, तो यहां पे भी हम लेके आ गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले कौन आया? साइमन कमीशन 1927, तो ये आ जाएगा पहला। ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं 2। फिर उसके बाद में आया पूना पैक्ट, तो यहां मैंने लिख दिया 1। फिर उसके बाद में आया कम्युनल अवार्ड, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और पीछे बचा ये। ठीक है, तो ये आ गया 3 4। 2 1 3 4 कहां दिया हुआ है? 2 3 है, 2 1 3 4। ठीक है, टाइमलाइन याद करना है। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 पे चलिए वापस से। द रिजर्व सब्जेक्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखिए भाई, सेंटर में तो कौन आ गया था? गवर्नर जनरल आ गए थे। तो गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो एडमिनिस्टर करते थे किसको? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को। 2 तरह के सब्जेक्ट हुआ करते थे, याद करिए वापस से 1919 को। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे वो सेंटर के पास में हुआ करते थे, प्रोविंसेस के पास में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो प्रोविंसेस वाला जो है वो कौन देखता था? गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे एडमिनिस्टर करती थी। बात एकदम सही है। दूसरा देखिए, द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर। हां जी, एड मतलब यहां पे सहायता किसकी लगती थी? मिनिस्टर्स की लगती थी। ठीक है, तो दोनों बातें सही है। जब दोनों सही हो जाए तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। दोनों सही हो जाए तो बोथ 1 and 2
follows. नेक्स्ट देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान, इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में सही नहीं है। चार ऑप्शन हमारे पास में दिए गए हैं। इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, हां जी सही बात है, कैबिनेट मिशन ने शुरुआत में पाकिस्तान की डिमांड को खारिज कर दिया था, एकदम सही है। इट प्रपोज्ड ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, हां जी इन्होंने कहा था ग्रुपिंग करेंगे प्रोविंसेस की, प्रांतों के समूहीकरण का प्रस्ताव रखा था, बिल्कुल रखा था भैया, दूसरा भी सही हो गया। तीसरा, इट प्रपोज्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट बनी भी, प्रपोज क्या किया, बाद में बनी भी। डी, इट एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, इसकी डिमांड तो नहीं मानी थी, तो यही आंसर हमारा होगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट ही तो चुनना था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स, कौन कौन सी सूची लेके आए थे? संघीय सूची मतलब फेडरल लिस्ट, प्रांतीय सूची मतलब प्रोविंशियल लिस्ट, समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीन में से कौन कौन सी सूची लेके आए थे? तीनों ही लेके आए थे, फेडरल लिस्ट भी थी, प्रोविंशियल लिस्ट भी थी, कॉन्करेंट लिस्ट भी थी, तीनों ही लेके आए थे। तो ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3, ये हो गया आपका सही आंसर। तो यहां आपका खत्म होता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम 1919 टू 1946। अब आगे हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, काफी सारा पार्ट जो है वो हिस्ट्री के साथ में यहां पे कोइंसाइड होता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा चौकन्ना होके रहना होगा। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, तो उस टाइम में आपको थोड़ा सा ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।